आपने हमारे हनीमून के बारे में क्या सोचा है? स्विट्ज़रलैंड या हांगकांग के टिकट्स करवा लिए थे ना आपने? अरे यार नेहा, शादी की तैयारियों के लिए ऑफिस से पहले ही कितनी छुट्टियां लेनी पड़ी मुझे। अब हनीमून पर भी जाएंगे फिर छुट्टियां, इसलिए मैंने टिकट्स कैंसिल कर दी। तुम तो मेरी पत्नी हो, तुमसे क्या छुपाना। अभी मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। हम अपनी एनिवर्सरी पर हनीमून पर चले जाएंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, नहीं? हाँ हाँ ठीक है, जैसा आपको सही लगे। 2 दिन पहले ही नेहा सौरव की दुल्हन बनके उसके घर आई थी। सभी नई ब्याहताओं की तरह अपनी शादी को लेकर उसके भी कई अरमान थे। नेहा ने तो बकेट लिस्ट तैयार कर रखी थी। शादी के बाद उसे किन किन जगहों पर जाना है, पति के साथ कैसे अपने दिन गुजारने हैं, कितने डेट्स, कितने टूर, सब पर सौरव की बात सुनकर नेहा का बनाया वो बकेट लिस्ट शुरू होने के पहले ही उस बकेट का पानी खत्म हो जाता है। अपने पति की बात सुनकर सर झुकाए नेहा कमरे से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर शोभा कहती है, क्या हुआ बहू, अभी तक तो तू ठीक थी। अरे हमारी नई बहू के चेहरे से चमक कहाँ चली गई? हाँ हाँ बताओ बहू, सौरव ने कुछ कहा क्या? मैं अभी उसे ठीक करके आता हूँ। बता तो बेटा क्या बात है, और तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? हम कहीं नहीं जा रहे मम्मी जी, वो सौरव को ऑफिस से इतनी छुट्टियां नहीं मिलेगी। फिर शादी ही क्यों की? ऐसा क्या काम कि नई दुल्हन को घर पर बिठाकर खुद ऑफिस चला जाए? तो दिल छोटा मत कर बहू, मैं बात करता हूँ उससे। अपने सास ससुर का साथ पाकर नेहा को अच्छा महसूस होता है और वो अपनी पहली रसोई बनाने चली जाती है। मम्मी जी, मैंने 20 लोगों की खाने की तैयारी कर ली है। आपको और पापा जी को अगर अपने किन्हीं दोस्तों को बुलाना है तो मेरी पहली रसोई पर आप उन्हें बुला लीजिए। मिलना जुलना भी हो जाएगा, जितने लोग घर पर रहते हैं घर उतना ही हरा भरा लगता है। तुमने तो मेरे दिल की बात बोल दी बहू, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। मैं अपनी कुछ सहेलियों को फ़ोन करने के बाद तेरे पास रसोई में तेरा हाथ बटाने आती हूँ। अकेले तो कितना काम करेगी, और ज़्यादा ना पानी मत छूना, तेरे हाथ की मेहंदी अभी नई नई है, कहीं उतर ना जाए। दोनों सास बहू मिलकर खाने की तैयारी कर लेती हैं। कुछ देर बाद शोभा की सहेलियाँ उसके घर आती है। सभी एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली करने लग जाते हैं। मानना पड़ेगा शोभा तेरी बहू को, 20 लोगों का खाना बनाने वो राजी भी होगी। मेरी बहू ने तो आती ही रसोई में जाने से मना कर दिया था, पर रिवाज है तो करना तो पड़ता है। 2 लोग थे हम, उंगलियों पर गिने जा सकते थे, उसके लिए ही तो रसोई बनानी थी, तो भी उसने बनाई तो क्या बस चाय। मेरी बहू भी कुछ कम नहीं है, नियति। उसे तो पसंद ही नहीं कि मेरी कोई सहेली या कोई रिश्तेदार हमारे घर आ जाए। कहती है मम्मी जी, इतने लोग आएंगे तो उनका खाना हमें ही बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप ही उनके घर चली जाइए। ये सब सुनकर नेहा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आप लोगों की बातें तो बड़ी चटपटी है, मज़ा ही आ गया। शादी से पहले पापा ने कभी मुझे फ्रेंड्स के साथ रहने ही नहीं दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़कियां आपस में बैठकर क्या बातें करती होंगी। अरे हम बुढ़ियाओं के बीच में बैठकर तू क्या करेगी? अभी तो तेरी उम्र अपने पति को दोस्त बनाने की है। जैसे ही शीला ये बात कहती है, नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बेचारी सीधा रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। नेहा सभी के लिए खाना लगाती है। तभी ऑफिस से सौरव भी आ जाता है। जी आप भी बैठ जाइए ना खाने पर, मैं खाना लगा ही रही थी। मेरा खाना रूम में ले आओ नेहा, मुझे टाइम नहीं है। नेहा जितना भी सौरव के करीब जाने की कोशिश करती, वो उतना ही उसे इग्नोर करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद, आज आप कहीं नहीं जा रहे हैं, शाम को 5 बजे घर आ जाइएगा। मैंने 2 टिकट्स ली हैं मूवी की। इसके बाद हम डिनर करेंगे और आपके लिए कुछ कपड़े भी लेने हैं मुझे, तो शॉपिंग भी हो जाएगी। शादी के बाद पहली बार हम कहीं जाएंगे, मज़ा आएगा ना? अरे यार नेहा, आज मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना। तुम देख लो ना, अपने किसी फ्रेंड को बुला लो ना। कॉलेज के फ्रेंड की पार्टी है, अब मैं उन्हें मना करूंगा तो फिर वो मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। ये सब शोभा देख रही थी। रहने दे बहू, इसे जहाँ जाना है वहाँ जाने दे। मूवी देखने मैं तेरे साथ चलूँगी, फिर हम दोनों खुद के लिए कपड़े लेंगे, मज़ा आएगा बहू। दोनों सास बहू ने मिलकर ड्रेस की कोडिंग की और मूवी देखने निकल जाती हैं। मूवी देखने के बाद दोनों जमकर शॉपिंग करती हैं। आइसक्रीम तो रहेगी, शॉप्स। आप मेरी फ्रेंड है ना मम्मी जी, तो घर पर मम्मी जी और बाहर शॉप्स।
ओके नेहू, चलो आइसक्रीम खाते हैं। नेहा और शोभा को घूमते घूमते 11 बज जाते हैं और वो दोनों किसी पुरानी सहेलियों की तरह जीवन के मज़े ले रही थी। तभी नेहा को सौरव का कॉल आता है। कहाँ हो तुम नेहा? और मम्मी कहाँ है? पापा से पूछा तो वो भी कुछ नहीं बता रहे। इतनी देर हो गई, किचन में भी कुछ नहीं है। तुमने कुछ बनाकर नहीं रखा? आप तो बाहर खाकर ही आ जाते हैं ना, तो खाने को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा था, इसलिए मैंने नहीं बनाया कुछ। आप कुछ बाहर से ऑर्डर करके खाकर सो जाइएगा, मुझे टाइम लगेगा आने में। पहली बार नेहा को अपनी शर्तों पर जीता देख सौरव को ज़रा झटका लगता है। वो नेहा का डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतज़ार करता रहता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि नेहा अपनी सास के साथ घूमकर घर वापस आती है। आओ नेहा, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अरे मैं तो बाहर ही खाकर आ गई सौरव, मुझे ना नींद आ रही है। गुड नाइट बेटा। अगली सुबह सौरव टाइम से पहले ही उठ जाता है और नाश्ता कर रेडी हो जाता है। अरे नेहा, मैं तुम्हें बोलना ही भूल गया था। आज शाम मेरे ऑफिस में एक कपल नाइट है। सभी मैरिड अनमैरिड कपल को अपने पार्टनर के साथ आना है, तो तुम तैयार हो जाना। ओके, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। शाम को समय से सौरव अपने घर नेहा को लेने आता है। अरे नेहा, कहाँ हो? रेडी हुई कि नहीं? वो पूरे घर में नेहा को ढूंढता है पर उसे नेहा कहीं नहीं दिखती। पापा, नेहा कहाँ है? मैंने उसे बताया था कि आज मेरे ऑफिस में पार्टी है। अरे पता नहीं बेटा, दोनों सास बहू एक साथ कहीं गई हैं। अरे आजकल न जाने नेहा को क्या हो गया है। सौरव को बड़ी टेंशन हो जाती है। नेहा को कहीं ना पाकर वो वापस अपने ऑफिस जाता है, जहां वो देखता है कि स्टेज पर नेहा पहले ही शोभा के साथ मौजूद है। जहां सभी अपने सुख दुख के साथी के साथ आए हैं, आप अपनी सासु माँ के साथ आई हैं। ऐसा क्यों नेहा जी? क्योंकि शादी के बाद मेरी सुख दुख की साथी मेरी सहेली मेरी सास ही थी। ऑफिस के कामों से कभी मेरे पति को समय नहीं मिला। कपल पार्टनर तो मेरे वही हैं, पर असल में पार्टनर मेरी सास है। आई कैन नॉट बिलीव दिस। आज किसी भी बहू को अपने घर पर सास नहीं चाहिए और सास को बहू। आई थिंक सौरव इज रियली रियली वेरी लकी जिसे तुम जैसी बीवी मिली, जो उसके एब्सेंस में बाहर की दुनिया को सहारा ना बनाकर अपनी सास को ही सहारा बनाए बैठी है। भाई सौरव, तू तो बड़ा लकी है। मैं तो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता था, फिर न जाने उसने कैसी लड़कियों की संगत कर ली और अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया। आए दिन मेरी माँ से लड़ती रहती थी। आखिर हमने डिवोर्स फाइल कर दिया। नेक्स्ट महीने मेरे डिवोर्स की तारीख है। नेहा जैसी बीवी सभी को मिलनी चाहिए। नेहा जैसी बीवी और बहू भी। पार्टी में मौजूद सभी लोग नेहा और उसकी सास की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी पार्टी का होस्ट यानी कि सौरव के बॉस सौरव के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, लगता है मैंने अपने एम्प्लॉय को कुछ ज़्यादा ही प्रेशर में डाल रखा है, जो वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे। मेरे पास क्या नहीं है सौरव, सब कुछ है, पर एक परिवार नहीं है। एक परिवार जो सबसे ज़रूरी होता है दर्द को बांटने के लिए। जब थके हारे घर पर जाओगे और डाइनिंग टेबल पर अकेले खाना खाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा एक सहारा होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारे पास तो इतना खूबसूरत सहारा है जिसे तुम यूँ नज़रअंदाज कर रहे हो। काम ज़रूरी है, पर हम खाना खाने के लिए पानी पीना छोड़ तो नहीं देते ना। दोनों ही ज़रूरी है। मैं समझ गया सर, सब समझ गया। अब नेहा को वो जगह मिलेगी जो नेहा डिज़र्व करती है। मैं अपनी छुट्टियों में से एक हफ्ते की छुट्टी मांगता हूँ सर। सोच रहा हूँ हनीमून पर चला जाऊँ। यह हुई ना बात। उस दिन के बाद नेहा को अपने पति के जीवन में वो जगह मिल जाती है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले महेश की शादी छबीली नाम की लड़की के साथ हो गई। छबीली, जैसा नाम वैसा ही रूप रंग। घाघरा ओढ़नी पहने छबीली बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी, हमेशा हंसती रहती थी। और छबीली की खास बात ये थी कि वो दूसरों को भी बहुत हंसाती थी, लेकिन उसकी हंसाने का तरीका थोड़ा अलग था। छबीली जब भी किसी से बात करती तो बात करते वक्त बात बात पर सामने वाले को गुदगुदी कर दिया करती थी। कभी कभी तो उसका मजाक सही लगता था, लेकिन कभी कभी उसकी इस हरकत की वजह से काफी मजाकिया सिचुएशन खड़ी हो जाया करती थी। और आज छबीली की अपने पति महेश के साथ पहली रात थी।
छबीली लंबा सा घूंघट ओढ़े बैठी थी। घूंघट हटाओ छबीली, मुझे तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखना है। ना, शर्म आ रही है मुझे तो, मैं ना हटाती अपना घूंघट। अरे छबीली, शर्म कैसी, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे तो अपना चेहरा दिखा दो। और आज तो वैसे भी हमारी पहली रात है। इतना कहकर महेश जैसे ही छबीली के पास आता है, छबीली उसे गुदगुदी करती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आओ आओ मेरे पास, मजा आया ना? अरे छबीली रुक जाओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे कोई अपने पति को बोला इस तरह गुदगुदी करता है क्या? अरे रुको तो। करूंगी और करूंगी। मजा आ रहा है, ये लो ये लो। अरे बस करो। छबीली हंसते 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 मेरी आंखों में आंसू आने लगे। बस करो अब और नहीं। अभी से बस कह दिया, तुम्हें तो कह रही थी तुमको मेरे पास आना है। आओ ना मेरे पास, मेरे पास आओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ यही करूंगी। ये लो। अब मैं पूरी तरह परेशान हो चुका हूँ। मेरे पेट पे दर्द होने लगा है। छोड़ दो मुझे। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ देती हूँ। बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। पिछले 1 घंटे से तुम मुझे गुदगुदी कर रही हो। अगली सुबह महेश की भाभी उर्मिला मुस्कुराते हुए महेश की तरफ देखती है। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों हंस रही हैं आप? क्या बात है देवर जी, आपके कमरे से हंसने की बड़ी आवाजें आ रही थी। लगता है पूरी रात सोए नहीं हैं आप। हाँ भाभी, छबीली ने मुझे सोने ही नहीं दिया। हाय हाय देवर जी, ऐसी बातें कोई खुलकर करता है क्या? आपने तो साफ साफ कह दिया। अरे सही तो कहा, पूरी रात मेरे पीछे पड़ी रही। मैंने उसे मना कर दिया कि छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, लेकिन बात ही नहीं सुन रही थी मेरी। अरे बस भी करिए देवर जी, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकती। आप ना शादी के बाद कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गए। अरे लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो भाभी यहाँ से चली गई? खैर, मुझे क्या। कुछ देर के बाद छबीली की मुंह दिखाई की रस्म के लिए गांव की औरतें इकट्ठी हो गई। अरे बहू रानी, अपना चेहरा तो दिखाओ। जैसे ही वो औरत छबीली के पास आई, छबीली ने उसे गुदगुदी कर दी। अरे अरे ये क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठी बैठी ऐसे हिल क्यों रही हूँ? सोचने दीजिए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे ये क्या मजाक है बहू, देखो मुझे हंसी आ रही है, बस अब ये सब मत करो। रुक जाओ रुक जाओ। ना ना, मैं रुकने वाली ना हूँ। आओ आओ, देखो मेरा चेहरा। अच्छा, ये लो अपने शगुन के पैसे और जाने दो मुझे। जैसे ही वो औरत दूर बैठी दूसरी औरतों के पास जाती है, दूसरी औरत उसे पूछने लगती है। अरे तुम बहुरानी का चेहरा देखने गई थी ना, तुम वहां जाकर नाच क्यों रही थी? मैं कब नाच रही थी? अरे देखा था मैंने, बहू के अंदर क्या करंट आता है जो तुम जोर जोर से हिल रही थी। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया महेश की बीवी ने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक काम करो ना, अब तुम्हारी बारी है ना, तुम जाओ बहू का चेहरा देखने। दूसरी औरत जैसे ही छबीली के पास पहुंचती है, छबीली उसको भी गुदगुदी करना शुरू कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो? तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारी सास की सहेली हूँ, छोड़ो, बस करो। अरे तो क्या हुआ, मैं तो बस आपको हंसाने की कोशिश कर रही थी। पता है, गुदगुदी करने से ना बहुत हंसी आती है। ये देखो ये देखो, देखो देखो देखो। अरे बस करो, अरे क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, छोड़ो। आपसे पहले जो आंटी जी आई थी ना,
उन्होंने भी ऐसा ही कहा था लेकिन मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। और सुनिए, आप ना वहाँ जाकर ना सारी औरतों को कह देना कि मैं उनको गुदगुदी करने वाली हूँ। अरे बाप रे, भगवान बचाए तुमसे। ये लो अपना गिफ्ट, मैं चली। रस्म खत्म होने के बाद छबीली की सास महेश को बुलाकर कहती है, महेश बेटा, हम सब ने तो मुंह दिखाए की रस्म कर ली, अब तुम भी अपनी बहू को मुंह दिखाए की रस्म करके कुछ तोहफा दे दो। मम्मी, मुझे नहीं जाना इसके पास। देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। अरे महेश, ये सबके सामने कैसी बात कर रहा है? क्या देख लिया? और इस तरह की बातें सबके सामने नहीं करते बेटा। मम्मी जी, शादी होते ही देवर जी तो कुछ और ही हो गए हैं, बड़े बेशर्म हो गए हैं, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं। अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या बोला भाई? यही बोला कि छबीली का सब कुछ देख चुका हूँ मैं रात को, अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। अरे बस कर, अभी बहुत हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है। मुंह दिखाए कि रस्म बाद में करना, सबके सामने मजाक बना दिया मेरा। देखो छबीली, आज तुम्हारी ना पहली रसोई है, अच्छा सा सूजी का हलवा बना देना, सासू माँ खुश हो जाएंगी। सूजी का हलवा? लेकिन मुझे तो सूजी का हलवा बनाना ही नहीं आता। क्या करूँ, तरकीब लगाती हूँ। अरे क्या सोचने लगी छबीली, जाओ जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो, बाहर खाने पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज इस घर में सबसे पहले तुम्हारा हाथ का बना हुआ खाना ही सब खाएंगे। ठीक है, बनाती हूँ। रसोई में जाकर छबीली सूजी का हलवा बनाती है। जब वो चख कर देखती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि हलवा तो कुछ खास नहीं बना, लेकिन सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, इसलिए छबीली हलवा लेकर बाहर पहुंची। बना दिया तुमने हलवा? अब एक काम करो, सबसे पहले मम्मी को खिलाओ, वही बताएंगी कि हलवा कैसा बना है और उसके बाद हम खाएंगे। ये लीजिए मम्मी जी, सबसे पहले हलवा आपके लिए। सास जैसे ही हलवा मुंह में डालती है उसे स्वाद अच्छा नहीं लगता और वो हलवे की बुराई करने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलने लगती है, छबीली धीरे से उसे गुदगुदी कर देती है और सास हंसने लगती है। अरे वाह छबीली, लगता है तुमने हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मम्मी जी कितना खिलखिलाकर हंस रही है, कितनी खुश लग रही हैं। हाँ, क्यों नहीं। मम्मी जी बताइए ना, हलवा अच्छा बना है ना? अरे मैं क्या बोलूं, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे आप बस भी करो। फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे लिए भी हलवा लेकर आओ। ये लीजिए, आप भी लीजिए, और भाभी आप भी। हलवा तो कुछ खास नहीं बना, लेकिन अगर मम्मी जी ने कह दिया अच्छा है तो खाना ही पड़ेगा। उनकी बात के खिलाफ जाने का मतलब है सर पे मुसीबत मोल लेना। महेश भी यही सोचकर चुपचाप हलवा खा लेता है। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे छबीली, तुम महेश के साथ जाकर जरा पड़ोस वाले राठौड़ आंटी को हॉस्पिटल में देख कर आ जाओ। वो मुंह दिखाए की रस्म में भी नहीं आ पाई थी, सुना है बहुत डिप्रेशन में है, हॉस्पिटल में है। एक काम करो बेटा, वहीं मिलाओ। आप सही कहती है मम्मी, राठौड़ आंटी हमारा कितना ख्याल रखती हैं, हमारे उनके साथ कितने अच्छे रिलेशन है। मैं छबीली के साथ जाकर उन्हें हॉस्पिटल में ही मिलाता हूँ। हॉस्पिटल जाने के बाद, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बस कुछ खास नहीं बेटा, जिंदगी बेकार है। अब तो लगता है मौत आ जाए तो बेहतर है। ये आप इस तरह क्यों कह रही हैं? आपको देखकर तो लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है। देखने से क्या होता है, मैं तो बस अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। देखिए, वो अभी बहुत गहरे डिप्रेशन में है, इसलिए उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हम उनका इलाज कर रहे हैं, हमने उनको दवाइयाँ भी दे दी है, कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी छबीली अचानक से डॉक्टर को गुदगुदी कर देती है। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? मुझे हंसा क्यों रही है? मुझे इनका इलाज करना है, इनको दवाई देनी है, छोड़िए, बस कीजिए।
अरे ये तो मेरी आदत है, मैं जिससे भी मिलती हूँ ना उससे नमस्ते करने की बजाय गुदगुदी करना शुरू कर देती हूँ, और अब मैं नहीं रुकने वाली। अरे बस करिए, अरे मुझे बहुत हंसी आ रही है, ये आप क्या कर रही हैं? और डॉक्टर पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगता है। डॉक्टर को इस तरह भागते और हंसते देखकर राठौड़ आंटी के चेहरे पर पहले तो मुस्कुराहट आती है और फिर धीरे धीरे वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर छबीली रुक जाती है। अरे ये क्या, ये तो हंस रही है, इसका मतलब ये खुश है। दवाइयाँ दे देकर थक गया था मैं, लेकिन इनकी हालत में सुधार ही नहीं आ रहा था। अरे डॉक्टर साहब, इंसान को ना कभी कभी दवाइयों के अलावा खुश रहने की भी जरूरत पड़ती है, और ये जो गुदगुदी है ना, ये हर बात का इलाज कर सकती है। 1 मिनट रुकिए, अभी देखिए। आंटी जी, मैं आपके पास बैठ जाऊं? हाँ बेटा बैठो, तुमने तो आज मुझे बहुत हंसाया है। कितने महीनों के बाद मेरे सिर का दर्द बंद हो गया। अच्छा ये बात है, तो फिर ये लो। छबीली राठौड़ आंटी को भी गुदगुदी करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में राठौड़ आंटी का चेहरा खुशी से खिल उठता है। ये तुमने क्या किया छबीली? आप उनसे कुछ मत कहिए। जो काम हम पिछले 6 महीनों में नहीं कर सके, वो आपकी पत्नी ने 1 मिनट में कर दिया, और वो भी अपनी गुदगुदी से। राजेंद्र जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी। राजेंद्र जी ने अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंजीनियर बना दिया और उसकी नौकरी विदेश में लग गई। रिटायरमेंट के बाद राजेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। सुनिए जी, अब आपका भी रिटायरमेंट हो चुका है, सारा दिन घर में बोर हो जाते हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, क्यों ना हम अपने बेटे तरुण से कहें कि वो यहीं इंडिया आकर बस जाए। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब तरुण अपनी पत्नी के साथ वहाँ अमेरिका में खुश है, उसकी नौकरी भी अच्छी है। मैंने उससे बात की थी, वो यहाँ इंडिया आने को तैयार नहीं है। तो अब बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? मुझसे भी अब घर का काम नहीं होता, आपकी तबीयत तो बार बार खराब रहने लगी है। देखो, अब हमें ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने घर पर ही किसी को रख लेते हैं जो काम में हमारी मदद कर देगा। बदले में हम उसे अच्छा खाने पीने को और पहनने को दे देंगे, इसमें बुराई क्या है? लेकिन जमाना बड़ा खराब है, आप जानते नहीं, कई बार ऐसे लोग बड़े बुजुर्गों की मजबूरी का फायदा उठाकर सारा घर लूट कर भाग जाते हैं। लेकिन किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। देखो, मेरे साथ स्कूल में मेरे एक दोस्त थे, उनके माली का बेटा है, 20 साल का है। वो कह रहे थे कि बहुत ईमानदार लोग हैं, हम चाहें तो उस लड़के को अपने घर में कामकाज करने के लिए रख सकते हैं। अगर आपको भरोसा है तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं, बस डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। राजेंद्र जी ने अपने दोस्त से बात करके उसके माली के बेटे को अपने यहाँ पर रख लिया। माली के बेटे का नाम कमल था। कमल बहुत ही ईमानदार लड़का था। राजेंद्र जी और उनकी पत्नी की बहुत सेवा किया करता था। राजेंद्र जी की तबीयत खराब हो जाने पर उन्हें अस्पताल ले जाने और घर के छोटे मोटे सारे काम करना उसकी जिम्मेदारियों में शामिल था। एक दिन अचानक राजेंद्र जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। कमल, देख तो क्या हुआ है, लगता है इन्हें हमें जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ और बाबूजी को अस्पताल लेकर जाता हूँ। आप चिंता न करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी से तरुण को फोन कर देती हूँ, उससे कहूंगी कि तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से यहाँ इंडिया आ जा। हाँ, आप जल्दी तरुण भैया को फोन लगा के यहाँ बुला लीजिए। अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो बाबूजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। राजेंद्र जी की पत्नी ने अपने बेटे को फोन किया। तरुण बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी इंडिया आ जाओ। अरे माँ, मैं इस तरह अचानक इंडिया नहीं आ सकता। आपको पता है ना, अचानक से टिकट बुक करवा लूंगा तो कितनी महंगी टिकट होगी, और फिर मेरा ऑफिस। माँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं ऐसे नहीं आ सकता। आप प्लीज किसी भी तरह मैनेज कर लीजिए। ये तुम कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, अगर तुम अपने पापा के लिए नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा।
मैंने कहा ना माँ, इस तरह मैं अचानक नहीं आ सकता। 2 महीने बाद आने का प्लान करता हूँ, तब मुझे टिकट भी सस्ते मिल जाएंगे। तरुण के वहां पर आने के मना करने के बाद कमल ने राजेंद्र जी की दिन रात सेवा की और कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत फिर से ठीक हो गई। तभी एक दिन अचानक तरुण का फोन आया। माँ, मैं 10 दिन बाद इंडिया आ रहा हूँ, कुछ बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे साथ बहू भी आ रही है ना बेटा? नहीं माँ, वो क्या करेगी यहाँ आकर? वो जब भी इंडिया आती है तो परेशान हो जाती है। मैं अकेला ही आ रहा हूँ। लेकिन बेटा, बहू को आए हुए 2 साल हो गए, उसे भी साथ लेता। माँ, उसे आने का मन नहीं है। अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। कुछ ही दिनों के बाद तरुण इंडिया आ गया। उसे घर आया देखकर राजेंद्र जी बहुत खुश थे। पापा, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, भगवान भला करे कमल का। इसने मेरी बहुत सेवा की है, दिन रात जाकर अस्पताल में मेरा ध्यान रखता था। तुम्हारी माँ तो इतना कर नहीं पाती ना, लेकिन कमल ने तो सच में हमारी बहुत मदद की। ठीक है कमल, इसके बदले मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, चिंता मत करो। तुमने मेरे पापा का ध्यान रखा, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। कैसी बात कर रहे हैं तरुण भैया? हमने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। बाबूजी हमें पढ़ाते हैं और अच्छा खाने को देते हैं, बस इसीलिए हम उनकी सेवा करते हैं। हमें कोई ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है कमल, अब तुम जाओ, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा, कुछ खास बात करनी थी? पापा, मुझे अमेरिका में अपने लिए एक घर खरीदना है, और आप तो जानते हैं विदेश में घर खरीदना इतना आसान नहीं है। मैं चाहता था कि आप ये वाला घर बेच दें। लेकिन बेटा, अगर ये घर बेच दिया तो मैं और तुम्हारे माँ कहाँ रहेंगे? पापा, इतना बड़ा घर है और आप दोनों के लिए तो एक कमरे का घर ही काफी है। इस घर को बेचकर आप दोनों कहीं किसी एक कमरे के मकान में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते, या फिर किराए से ले लीजिए। आपको इतने बड़े घर की जरूरत क्या है? ये तुम कैसी बात कर रहे हो तरुण? अपने माँ बाप को किराए के घर में रहने की सलाह दे रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, क्या आप अपने बेटे को खुश नहीं देखना चाहती? अमेरिका में घर खरीदना अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। आपके लिए तो ये खुश होने वाली बात है। तुम्हें कुछ पता भी है? जब तुम्हारे पापा जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहे थे, तुमने तो एक फोन करके भी नहीं पूछा। और यहाँ वो माली का बेटा, कहने को तो हमारा नौकर है, लेकिन सही शब्दों में कहा जाए तो वही हमारा बेटा है। माँ, पर एक नौकर के लिए आप मुझे उल्टा सीधा कह रही हैं, मुझे डांट रही हैं। तरुण, वो नौकर नहीं है, सही मायने में वो ही हमारा बेटा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोन करके यहाँ इंडिया आने को कहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। जानते हो, उस दिन जब तुम्हारे पापा का अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, घर में 1 भी रुपया नहीं था, पेंशन के पैसे आए नहीं थे। उस दिन कमल ने अपनी बचाई सारी तनख्वाह मेरे हाथ में लाकर रख दी थी। मुझसे कह रहा था कि सारे पैसे मैं अस्पताल में फीस भरने के काम में ले लूं, और एक तुम हो, हमारे सगे बेटे होकर भी हमें किराए के मकान में रहने की बात कर रहे हो। सही बात है बेटा, कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं, और कभी कभी कोई पराया भी अपनों से बढ़कर काम कर जाता है। कमल ने साबित कर दिया कि अपना और पराया इंसान खून के रिश्ते से नहीं होता, बल्कि अपने परिवार और अपनी नीयत से होता है। तुम मेरे सगे बेटे होकर भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों को चाहते हो, जबकि उसने मेरी इतनी सेवा की और बदले में 1 रुपया भी नहीं मांगा। आज मुझे अपने और पराये का फर्क साफ साफ पता चल गया।